सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। दोस्तों, हम सभी को पता है 31 जनवरी 2021 को सीटेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। तो फिलहाल चूँकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग के पास बचा हुआ है, तो एक बार मैं आपको अपने चैनल के थ्रू लास्ट ईयर का जो हमारा सीटेट का क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका एक ओवरव्यू ज़रूर देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो से आपको सबसे ज़्यादा हेल्प ये होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस तरीके से उनको देख के, सोच के, समझ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, राइट। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की। तो वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें आज के इस सेशन में होने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले पार्ट से, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, राइट। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि फ़िलहाल अभी मैं हर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट्स को लेकर डिस्कस करूंगा, बिकॉज एक पेपर में 150 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 150 में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। दैट इज़ वाई मैंने हर सेक्शन को अलग अलग कवर किया है। हर सेक्शन के आपको वीडियोस मिलेंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला आपको सेक्शन है, सेकंड आपको मैथ्स का मिलेगा वीडियो, राइट। इसी तरीके से आपका आगे ईवीएस का एंड लैंग्वेज 1 एंड 2 दोनों सारी ही चीज़ें जो भी हैं आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे पार्ट्स में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने सबसे पहले पार्ट से, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। इसके सामने आपके 4 ऑप्शन है, मैं आपको केवल सही ऑप्शन बताऊंगा बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए, तो इसके लिए जो इसकी मुख्य विशेषता है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की, तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, दैट इज संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, ठीक है ना। अब इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है। जब आप बच्चों को टाइम टाइम पर कोई भी रिवॉर्ड करते हैं या उनको आप पनिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट करती हैं बच्चों के, जिससे उनकी जो स्वाभाविक अभिरुचि है, राइट, जो उनका नेचुरल इंटरेस्ट है और जो क्यूरियोसिटी है यानी जिज्ञासा, वो कम हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर स्पष्ट उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करती है। तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। इसके बाद कुछ आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, सेकंड एंड थर्ड पार्ट, यानी सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 11 नंबर, दैट इज व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसका सही है आंसर ऑप्शन नंबर 2, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय एवं मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 13 नंबर, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 गलत लगा हुआ है। इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें सबसे ज्यादा शारीरिक वृद्धि होती है यानी फिजिकल ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, राइट। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः
लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो ऑब्वियसली ये जेंडर बायसनेस इसमें हमें दिखाई दे रही है, तो यानी जेंडर पक्षपात, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति अधिक प्रभावशाली है? तो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं की जब बात आ जाएगी तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, इसको जब हम लोग आगे डिटेल में इस प्रिंसिपल को समझेंगे, इनकी थ्योरीज को हम समझेंगे तो और बेहतर आपको मैं बता पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 18, भाषा के अर्जन में विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिए सबसे ज्यादा बच्चा सीखता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 19, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दैट इज ऑप्शन नंबर 4 संरक्षण और कक्षा समावेशन। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ ये सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस ऑफिशियल आंसर की से ही मैं आपको सारी चीज़ें टैली करके बता रहा हूँ, इसलिए जितने भी ऑप्शन हैं उनको उसी हिसाब से आप मानते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा पियाजे की अगर संरचना में ऑप्शन आपको स्कीमा मिल जाता है तो यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिक्सा की पहेली को करते हुए 5 वर्ष की नगमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह पूरा बन जाएगा। इस प्रकार कि वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, वो खुद से वार्ता कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन गलत लगा हुआ है, सही आंसर इसका पाड़ यानी ढांचा। ये इसका ऑफिशियल जो आंसर आया था वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मक विचारक, राइट, यानी क्रिएटिव थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि के लिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27, पठन वैफल्य जिसे इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं डिसलेक्सिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट हर साल इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, यानी जो भी बच्चे डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं उनके साथ सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है, धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता, राइट, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, वो जल्दी जल्दी पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 2 दैट इज अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में रुचि पैदा करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29 और इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को डैश, पहला ऑप्शन है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तो ऐसे ही गलत हो गया, तैयार नहीं करना चाहिए ये भी गलत हो गया, कभी कभी तैयार करना चाहिए ये भी गलत हो गया, यानी सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो इस तरीके से जो सीडीपी के 30 क्वेश्चन है ये है दिसंबर 2019 के। ठीक है, दिसंबर 2019 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था ये उस पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा और बेसिकली ध्यान ये दीजिएगा कि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप अपने एंड से भी कर ले जाओगे, बस थोड़ा सा चीज़ों को सोचना है और उनको कॉमन सेंस के थ्रू सिर्फ सोचते हुए चलना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे को लगता है कि 30 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन में एटलीस्ट
15 to 18 क्वेश्चंस तो आप अपने आप कर ले जाएंगे। हाँ, बस बचे हुए जो 15 से 12 क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी पढ़ाई करने की ज़रूरत है। चलिए, इसी के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करें सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले, और साथ ही साथ चैनल को शेयर ज़रूर करते रहें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए, आगे आने वाले पार्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।